नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश प्राइम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और प्रदेश प्राइम के पहले सेगमेंट में बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, अपना यूपी में। और सबसे पहले नजर उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर। सबसे पहले बात यूपी कैबिनेट की बैठक की करते हैं, जिस दौरान आज 9 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक के दौरान फैजाबाद और इलाहाबाद के नाम को बदलने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई, जिसके बाद अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या करने की औपचारिक प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने दोनों ही जगहों का नाम बदलने का ऐलान किया था, जिसकी मंजूरी उन्हें राज्यपाल राम नाईक ने भी पहले ही दे दी थी, जिसके बाद आज यूपी कैबिनेट ने भी औपचारिक तौर पर इस फैसले पर मुहर लगा दी है। साथ ही वाराणसी में हुए पुल हादसे की जांच रिपोर्ट भी विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। आज कैबिनेट में यह प्रस्ताव आया था कि इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मंडल प्रयागराज किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने इसको औपचारिक रूप से पास कर दिया। जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत जो जनपद पहले से ही इलाहाबाद मंडल में शामिल थे, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़, वो उसी प्रकार उसमें विधिवत शामिल रहेंगे। दूसरा प्रस्ताव, जनपद फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके जनपद अयोध्या एवं मंडल फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके मंडल अयोध्या किए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव भी कैबिनेट ने औपचारिक रूप से पास कर दिया है और इसमें जो पूर्ववत जिले थे वही जिले इसमें शामिल रहेंगे। और इसी बीच इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को अदालत में चुनौती देने से पहले इस मामले को राज्य सरकार के सामने उठाना चाहिए था। राज्य सरकार इस मामले में जो भी फैसला लेती उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी। ये याचिका हाईकोर्ट की वकील सुनीता शर्मा ने दाखिल की थी, जिसमें अर्धकुंभ का नाम कुंभ करने को लेकर भी याचिका दी गई है। उनका कहना है कि वो मामले को अब राज्य सरकार के पास लेकर जाएंगी और अगर वहां से इंसाफ नहीं मिला तो फिर अदालत लेकर आएंगे इस मामले को। और उन्होंने ये कहा कि पहले आप गवर्नमेंट को अप्रोच करिए, पहले वहाँ ये बात रखिए और जब वहाँ से कोई वो आदेश हो जाता है या वो कुछ करते तब हाईकोर्ट में वापस आइए। तो इसी बात पे जो कोर्ट ने निस्तारित कर दिया और मेरिट पर कोई भी टिप्पणी कोर्ट ने नहीं किया, न मेरिट पर कोई ऑर्डर किया उन्होंने कि सही हुआ कि गलत हुआ है। उसमें कई लीगल पॉइंट्स में इन्वॉल्व थे। अब जो हम गवर्नमेंट में अप्रोच करेंगे योगी गवर्नमेंट को, और अगर वो नहीं करते तो फिर वापस हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया था, उसको उल्टा बार से डिक्लेयर करने के लिए हमने प्रार्थना की थी, रिट किया था। और ये कहा कि आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने धारा 6 सब प्लाट 2 का अधिकारों में अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने इसके नाम को बदला है, जो कि इस प्रोविजन में नहीं है और भारत के संविधान में भी नहीं है। डराने वाला 25 नवंबर अयोध्या के लिए बेहद खास होने वाला है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना का आशीर्वाद समारोह आयोजित होने वाला है। इस बाबत विहिप के चंपत राय ने धर्म सभा के लिए भूमि पूजन किया, तो वहीं शिवसेना के संजय राउत ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दोनों सभाओं में लाखों हिंदूवादी संगठन के लोग और भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या में इकट्ठा होंगे। मंदिर निर्माण को लेकर हो रही देरी के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है। हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको भी यही मुहूर्त मिला है, उनका भी स्वागत है, लेकिन उससे ना कोई मतलब निकलेगा ना कोई फायदा होगा। अगर वो चाहते तो 25 के बदले 26 कर सकते थे, 27 कर सकते थे, लेकिन शिवसेना का एक मंच बन रहा है जो गैर राजनीतिक मंच है, राम मंदिर के लिए है, तो हमसे बातचीत भी कर सकते थे लेकिन नहीं की है। लेकिन हम भी स्वागत करते, हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हिंदुत्ववाद में कोई फुट पड़ी है। हम उनके जो मंच बन रहा है, साधु संतों का धर्म संसद बन रही है, हम उनका स्वागत करेंगे और दोनों प्रोग्राम शांति से हो।
इसलिए हम कोशिश करेंगे, रामलल्ला से प्रार्थना करेंगे, उद्धव ठाकरे साहब का आगमन यहाँ हो रहा है, चाहे कोई कितनी भी अफवाहें फैला। भले संजय राउत ये कह रहे हों कि वो दोनों का स्वागत कर रहे हैं, वो ये इस बात का भी स्वागत कर रहे हैं कि संत भी उसी दिन अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन अयोध्या में 24 और 25 नवंबर को शिवसेना प्रमुख के दौरे का विरोध हो रहा है। अयोध्या के संयुक्त व्यापार मंडल का कहना है कि जब महाराष्ट्र में शिव सैनिकों की ओर से उत्तर भारतीयों पर डंडे बरसाए जाते हैं, उन्हें मार मारकर पीट पीट कर भगाया जाता है, तब उद्धव ठाकरे कहां होते हैं। साथ ही विरोध इस बात का भी हो रहा है कि अगर शिवसेना दलित एक्ट के मुद्दे पर समर्थन कर सकती है तो अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया। संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष जनार्दन पांडे ने कहा कि महाराष्ट्र में इनकी छवि खराब हो रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकाने के लिए अब अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में वो काले झंडे दिखाकर उद्धव ठाकरे का विरोध करेंगे। हमारे उत्तर भारतीय जब मुंबई जाते हैं तो उनको लाठी डंडों से पीट कर भगाया जाता है। दर्जनों हमारे उत्तर भारतीयों को जो है लोगों ने मार डाला है और अब वो अयोध्या राम का चरणामृत लेने आ रहे हैं। ऐसा कदाप नहीं होगा। 4.5 साल बाद आ रहे हैं। इसके पहले कहाँ थे ये लोग? 18 सांसदों वाली पार्टी है ये। अगर ये चाहते तो यहाँ पे कानून बनाकर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कर सकते थे। SC ST के लिए कानून बदल सकता है, राम मंदिर के लिए कानून नहीं बदला जा सकता है। ऐसा क्यों? और अब एक गंभीर मसला, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन अब भी जारी है। पश्चिमी यूपी के बागपत और शामली जनपद में करीब 25 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो वहीं गाजीपुर में 30 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, ऐसी खबर आ रही है। गांव वाले कह रहे हैं, हालांकि यहां के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। मोबाइल उठाया और उससे वो जो है पोस्ट इधर उधर होगी, तो यहाँ के हमारे हिंदू समाज के लोगों ने जो है उस पोस्ट को इशू बना के इस निंदा की और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। शहर के संभ्रांत लोगों ने कोशिश की कि वे लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की कि भाई उन्हें समझाया जाए, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, मुझे जेल जाना पड़ा। लगता है मतलब बौद्ध धर्म का ये अपनाने के बाद इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो बराबरी का संदेश है ना। बीएसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष देवीदास डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ज्यादतियों से तंग आ गए थे, इसीलिए धर्म परिवर्तन कर लिया। हालांकि ये दावा बहुत मजबूत नहीं लगता। उनका ये भी तर्क है कि उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं अपनाया, बल्कि अपने संतों के बताए रास्ते पर वो चल रहे हैं। इतनी बड़ी ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद, छोट बड़ाई, इतना बड़ा तिरस्कार, इन सब से निजात पाने के लिए बागपत और शामली जनपद में करीब 25 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ प्रशासन के जवाब का फिलहाल इंतजार है। उधर गाजीपुर जिले के खानपुर, जल्दीपुर, नेवादा और बुजबल गांव में करीब 30 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया है। गांव वालों का दावा है कि लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि जिन घरों में ईसाई धर्म के प्रतीक दिख रहे हैं, वे धर्म परिवर्तन की बात से इनकार कर रहे हैं। रुपया पैसा 40,000 रुपया, 1 बीसा जमीन, हैंडपाइप दे करके, ये सब लालच दे करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर, हम जो है कि हमारे औरत का तबीयत खराब था, हम जो है कि वहाँ पे जो है कि भोली गए थे और वहाँ से जो है कि नहीं आराम हुआ सर, तो हम जो है कि छोड़ दिए। पहले तो यही होता था पूजा, जब सब लोग बताते थे कि अच्छा हो रहा है तो मम्मी बस जाती थी वो विकलांग भाई के लिए। तो भगवान यीशु की पूजा कब से होती थी? कब से होती थी? कितने साल से? ज्यादा टाइम से तो नहीं। वही कोई बीमार परिजन के इलाज के लिए, तो कोई विकलांग बेटे के ठीक हो जाने के चमत्कार के लिए यीशु की आराधना कर रहा है। वहीं प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही है। इस संबंध में पुलिस विभाग और प्रशासन स्तर से प्रारंभिक जांच की जा रही है और यदि कोई कानूनी अपराध हुआ है तो जरूर उस पर संज्ञान में लेकर कार्रवाई की।
हमारा संविधान हमें धर्म के पालन के साथ ही किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपनाने की इजाजत देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की वजह कोई साजिश, लालच या उकसावा नहीं होना चाहिए। शामली से शहनवाज राणा, गाजीपुर से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष की तहरीर पर अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, अबू आजमी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आजमगढ़ के सरायमीर इलाके के रहने वाले हैं। तो अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है। बड़ी खबर है इस वक्त। मेरठ के सरधना से विधायक संगीत सोम सेना ने के कार्यकर्ताओं की क्लास एक रिटायर्ड महिला टीचर ने बीच सड़क पर लगाई। समाज सेवा करने वाली टीचर ने गलत मुद्दे को लेकर राजनीति करने वालों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जिस राजनीति से आम लोगों को और बुजुर्गों को परेशानी हो, ऐसी राजनीति का क्या फायदा। महिला के इस उग्र और निडर व्यवहार को देखकर कार्यकर्ता पानी पानी हो गए। कुछ तो मुंह छिपाते दिखे। कार्यकर्ता अपने एक साथी के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना दे रहे थे। कैसी राजनीति है तुम्हारी? अगर हमारे जैसे बुजुर्ग लोग दुखी हो रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कौन सी पार्टी के लोग हो तुम लोग? सचिन करवा देंगे हम तुमसे वादा कर रहे हैं। चलिए साहब, सुनिए कब तक करवाएंगे साहब? एक मिनट। तो महिला पूछती रह गई कि कौन सी पार्टी के लोग हो तुम लोग, लेकिन किसी की जुबान से नहीं निकला कि वो किस पार्टी के हैं, क्योंकि जिस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को मांग कर लेकर, जिस पर आरोप है कि पार्टी के कार्यकर्ता के साथ लड़ाई की थी, उसने झड़प की थी और इस वजह से वो धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी भी हो रही थी। तो पानी पानी हो गए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता। अगली खबर का रुख करते हैं। हमीरपुर जिले के खुर्द गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब तालाब में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चियों की लाश तालाब से निकाली गई, फिर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने तीनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करवाया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हादसे के बाद से बच्चियों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक बच्ची डूब रही थी, जिसे बचाने की कोशिश के दौरान बाकी की 2 बच्चियां भी डूब गई। क्या हुआ बच्चियों के साथ? बच्ची साथ तालाब में नहाने गई थी। कितनी बच्चियां? 3 बच्चियां। और उनके तालाब में वहाँ कोई नहीं था, वहाँ नहाते एक दूसरे को डूब गई। वहाँ पर एक बच्चा था उनके साथ में, छोटा था, वो आके यहाँ बताया है घर में। जब घर में तो 10 लोग गए वहाँ पे, वहाँ बच्चे डूबी हुई। सोफा खुद की 3 लड़कियां आपस में चचेरी बहनें थी। ये मगरा तालाब में नहाने गई थी दिन के लगभग 11 बजे, और नहाते वक्त अचानक हादसा हो जाने से इनका जो है डूब गई है। इनकी डेड बॉडी मिल गई है और पंचायत में करा करके इनका उससे कार्रवाई की जा रही है। तो शाहजहांपुर में अपने आशिक मिजाज टीचर से तंग छात्रा ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली। लड़की के घर वालों के मुताबिक आरोपी टीचर छात्रा से एक तरफा प्यार करता था और उसे परेशान कर रहा था। आरोप है कि ये टीचर छात्रा को अपने पास बुलाता था, नहीं आने पर उसे फोन कर धमकी देता था। मामला रोजा इलाके से जुड़ा है, जहां शिशुपाल हाई स्कूल में बच्ची पढ़ रही थी और ये टीचर इसी स्कूल में पढ़ाता था। वहीं पुलिस मामले में प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि फिलहाल सबूत जो मिले हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और उसे फोन बराबर करता था, बहुत वो परेशान कर दिया था उसने। टार्चर कर रहा था जी। फिर कैसे क्या घटना को अंजाम दिया तुम्हारी बेटी ने? तो बराबर रोज रात 1 बजे 2 बजे जब मर्जी चाहता था फोन करता था। एक जो अमुक आदमी जिसके साथ ये भाग रही थी, उसी की प्रताड़ना से ये तालाब में कूदी है और उसके वजह से इसकी मृत्यु हुई है।
उन्होंने इस बाबत तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर दिया है। मामला विचाराधीन है, विवेचना में जो भी तथ्य सही निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर नाबालिग बच्चों के हाथों फायरिंग करवाने वाले बुलेट राजा पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। मनोज जैन नाम के शख्स की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो कि खुद अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग तो करता ही है, नाबालिग बच्चों से भी गोली चलवाता है और महिला के हाथ से भी गोली चलवाता है। आसपास के लोग मनोज जैन से काफी खौफजदा थे। पड़ोसी ने ही ये वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया। सवाल उठाए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। कानून की धज्जियां इस तरह से खुलेआम उड़ाई जा रही थी। सवाल उठाया हमने, खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब मामला दर्ज हुआ है। नोएडा सेक्टर 20 थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। मनोज जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। उधर हमीरपुर में पिछले 3 दिन से आदमखोर तेंदुए का आतंक है। लोगों के लिए आफत बन चुका है ये तेंदुआ, लेकिन इसे पकड़ने की अब तक की सारी कोशिश नाकाम रही है। अब तक 7 लोगों को ये तेंदुआ शिकार बनाकर गंभीर रूप से घायल कर चुका है। इसे पकड़ने के लिए 3 जिलों के वन विभाग के कर्मचारी यहां मौजूद है। खुद जिला प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इस तेंदुओं को पकड़ा नहीं जा सका है। सर्च ऑपरेशन में भी कामयाबी नहीं मिली है। तेंदुआ छिपा कहां है, ये जानकारी भी हाथ नहीं लग सकी है। अब जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उधर आगरा में बंदर के हमले की रूह कपा देने वाली घटना सामने आई। शहर के थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता में एक 12 दिन के मासूम बच्चे को बंदर ने मार डाला, जिसके बाद से ही पूरे गांव में कोहराम मचा है। इलाके के रहने वाले लोग योगेश की पत्नी अपने 12 दिन के बेटे को कमरे में दूध पिला रही थी, तभी बंदर कमरे में घुसता है, मासूम को मां की गोद से छीनकर भाग जाता है। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद उसने मासूम को इतने जोर से पटका कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बंदर को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से बंदर के हमलों की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बेटे की बहू उस बच्चे को काजल लगा रही थी और उसे दूध पिला रही थी। अचानक ऊपर छत से बंदर आया, उसने झपट्टा मारा, बच्चे को उठा के ले गया। बच्चा चारपाई से नीचे गिरा, खत्म हो गया। हम लोगों को पता पड़ा, पूरा परिवार पूरा गांव एकत्रित हुआ। आज सवेरे भी अभियान चला रहे हैं हम पूरे गांव से बंदर भगाने। उधर बलरामपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में एसडीएम सदर का साथ देना एक युवक को महंगा पड़ गया। घटना ललिया थाना क्षेत्र नंदनगर की है। यहां युवक ने प्रशासनिक टीम को खनन का रास्ता बताया था, जिसके बाद खनन माफिया के गुर्गों ने युवक का अपहरण कर हॉकी लाठी डंडों से उसकी पिटाई की, फिर सड़क पर फेंककर चलते बने। पीड़ित युवक का आरोप है, शुरू में पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जब मामला मीडिया में आया, तब जाकर एसपी ने दोबारा मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहाँ से पश्चिम साइड से मनहारापुर की तरफ से गाड़ी आई और आके तुरंत हमको मारने लगे। तो और मोबाइल पहले छीन लिए, उसके बाद में मारने लगे, हाकी से मारे आए। उसके बाद में उसमें बंद कर लिए हमको, लेके जाके आगे 200 मीटर पे एक चौराहा और है लेबड़वा के पास, वहाँ पर पैसा निकाल लिया। उसके बाद में मेरे को बोल रहे थे कि दाग देंगे, नहीं तो बताओ तुमने क्या किया है, क्यों पकड़ा है तुम, हमारा ट्राली पकड़ाते हो तुम, क्या उसका नाम बोलते, खुफिया हो। अपना यूपी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।